स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल परफेक्ट स्टडी वे में। आज हम यहाँ पर डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट इंग्लिश को पढ़ेंगे। इसमें जो हमारा टॉपिक है वो है सेंटेंस। तो सबसे पहले हम जानते हैं सेंटेंस की परिभाषा। तो देखिए, शब्द या शब्दों का ऐसा समूह जो पूर्ण भाव प्रकट करता है। सेंटेंस मतलब होगा वाक्य, वाक्य कहलाता है। तो इस परिभाषा को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। इसमें कहा गया है शब्द या शब्दों का ऐसा समूह। तो हम जो मेन यहाँ पर बात करेंगे वो करेंगे शब्दों के समूह के बारे में, क्योंकि शब्द आप जानते हैं, जैसे ही है, ही एक अकेला शब्द है। उसी तरीके से इज भी एक शब्द है, और फिर गोइंग टू स्कूल, ये सब भी क्या है, आपस में अलग अलग एक शब्द हैं। तो शब्द या शब्दों का ऐसा समूह, ये पूरा का पूरा सेंटेंस जो है शब्दों का एक समूह है। तो शब्द या शब्दों का ऐसा समूह जो पूर्ण भाव प्रकट करता है। अब अगर हम ही इज गोइंग टू स्कूल इसकी हिंदी बनाएं तो इसकी हिंदी बनेगी वह स्कूल जा रहा है। तो ही इज गोइंग टू स्कूल, इसकी हिंदी होगी वह स्कूल जा रहा है। तो ये एक पूर्ण भाव प्रकट करता है, वह स्कूल जा रहा है, इसका एक पूरा अर्थ निकलता है। तो इसलिए ये क्या होगा, ये एक सेंटेंस होगा। उसी तरीके से नीचे एक और एग्जाम्पल है, माई मदर इज कुकिंग फूड। तो इसकी हिंदी होगी मेरी माताजी खाना पका रही है। तो मेरी माताजी खाना पका रही है, इसका भी एक अर्थ निकलता है। तो इसलिए ये भी क्या होगा, ये भी एक सेंटेंस ही होगा। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ही इज ए क्लास ऑफ दिस स्टूडेंट। तो ही इज ए क्लास, वह एक कक्षा है। आप शुरुआत में जब इसकी हिंदी बनाएंगे वह एक कक्षा है, तो क्या हम किसी कक्षा की तुलना किसी व्यक्ति के साथ कर सकते हैं? क्योंकि ही का प्रयोग किसके लिए करते हैं, ही का प्रयोग हम करते हैं किसी व्यक्ति के लिए। तो यहाँ पर शुरुआत में ही इसकी हिंदी यानी इसका जो भाव है, इसका जो अर्थ है वो गलत निकल जाता है, इसलिए यह एक सेंटेंस नहीं होगा। तो आप उम्मीद है समझ गए होंगे सेंटेंस जो है उसका मतलब क्या होता है और जो सेंटेंस नहीं है उसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर जिनका अर्थ निकल जाता है, शब्दों के वे समूह जिनका अर्थ निकल जाता है पूरा पूरा, वे सेंटेंस होते हैं, और जिनका पूरा पूरा अर्थ नहीं निकलता वे सेंटेंस नहीं होते। अब आगे जानेंगे सेंटेंस के पार्ट्स क्या क्या होते हैं। तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस मतलब होगा वाक्य के भाग। तो वाक्य के कौन कौन से भाग होते हैं? पहला जो भाग है वो है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की हिंदी होगी कर्ता या फिर उद्देश्य। तो वाक्य का वह भाग जिसके विषय में कुछ कहा जाता है सब्जेक्ट कहलाता है। यहाँ पर बात की गई है कि जिसके विषय में कुछ कहा जाता है। अब इसे अगर मैं एग्जाम्पल के बेस पर आपको समझाऊं, तो जिसके विषय में कुछ कहा जाता है, ही इज गोइंग टू स्कूल, ये पूरा एक सेंटेंस है हमारा, वह स्कूल जा रहा है। तो यहाँ पर किसके बारे में कहा गया है, यहाँ पर कहा गया है ही के बारे में। उसी तरीके से जो अगला सेंटेंस है, माई मदर इज कुकिंग फूड, मेरी माताजी खाना पका रही है, तो यहाँ पर किसके बारे में कहा गया है, यहाँ पर कहा गया है मेरी माताजी के बारे में, माई मदर। तो जिसके बारे में कहा जाए वो क्या होता है, वो सब्जेक्ट होता है। पहले सेंटेंस में यहाँ पर एग्जाम्पल में जो सब्जेक्ट होगा वो होगा ही, और दूसरे में जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो होगा माई मदर। तो जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो क्या होता है, वो सब्जेक्ट होता है। अब आगे है, वर्ब में कौन या किसने प्रश्न करने पर उत्तर प्राय सब्जेक्ट होता है। तो वर्ब मतलब होगी क्रिया, क्रिया मतलब जिससे काम का होना पता चले वो होगी वर्ब। तो वर्ब में कौन या किसने प्रश्न करने पर, जब हम वर्ब में प्रश्न करते हैं कि किसने या फिर कौन, तो हमें सब्जेक्ट मिल जाता है। तो ये भी देखिए क्वेश्चन करके यहाँ पर कैसे हम सब्जेक्ट को निकालते हैं। जैसे कि यहाँ पर है वह स्कूल जा रहा है, तो अगर हम क्वेश्चन करें यहाँ पर कि कौन स्कूल जा रहा है, तो कौन, कौन मतलब क्या, कौन मतलब होगा वह यानी ही, तो ये हमारा सब्जेक्ट होगा। अगले सेंटेंस में अगर हम क्वेश्चन करें कि कौन खाना बना रहा है, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो माई मदर यानी मेरी माताजी। तो इस तरीके से भी हम सब्जेक्ट निकाल सकते हैं, कौन या किसने क्वेश्चन करके, या फिर आप समझ सकते हैं कि जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो हमारा सब्जेक्ट होता है। अब आगे बात करते हैं प्रेडिकेट के बारे में। तो प्रेडिकेट की जो हिंदी होगी वो होगी विधेय। सब्जेक्ट के विषय में जो कुछ कहा जाता है प्रेडिकेट कहलाता है। तो सब्जेक्ट हमने जाना क्या होता है, अब सब्जेक्ट के विषय में जो भी कहा जाए, सब्जेक्ट के बारे में जो भी कहा जाता है वो ही प्रेडिकेट कहलाता है। अब एक एग्जाम्पल है, माई ब्रदर इज एन इंजीनियर, तो मेरा भाई एक इंजीनियर है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट क्या होगा, जिसके बारे में कहा जाए, किसके बारे में कहा गया है यहाँ पर,
माई ब्रोदर, मेरे भाई। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट होगा वो माई ब्रोदर होगा। अब क्या कहा गया है? ये कहा गया है कि वह एक इंजीनियर है। तो जो कहा गया है वो प्रेडिकेट में होगा और जिसके बारे में कहा गया है वो सब्जेक्ट में होगा। अब इसको और आगे अच्छे से समझेंगे। फिलहाल मैं आपको एक ये मान के चलिए खुद का एक्सपीरियंस बताती हूँ कि आप किस तरीके से सब्जेक्ट निकाल सकते हैं। तो एक बात आप ध्यान रखिए कि जहाँ से भी वर्ब की शुरुआत होती है वहीं से प्रेडिकेट शुरू होता है, क्योंकि यहाँ पर वर्ब जो है वो इज है और तो प्रेडिकेट यहीं से शुरू होगा। जो वर्ब से पहला जो भी बचेगा वो सारा सब्जेक्ट में आएगा। अगर आप ये बात ध्यान रखते हैं तो आप कभी भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट निकालने में कभी भी परेशान नहीं होंगे और इजीली आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को फाइंड कर पाएंगे। तो चलिए टेबल के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर एक साइड सब्जेक्ट की टेबल बनी हुई है और एक साइड प्रेडिकेट की। तो ये सेंटेंस है सी सिंग्स ए सॉन्ग, वह एक गीत गाती है। मैंने आपको क्या बताया था? मैंने बताया था कि अगर हमें प्रेडिकेट निकालना है तो उसके लिए हम वर्ब से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर वर्ब है सिंग्स, तो सिंग्स के बाद का जो बचा सारा प्रेडिकेट में जाएगा और उससे पहला जो है वो सारा सब्जेक्ट में जाएगा। तो ये सी यहाँ पर सब्जेक्ट होगा, सिंग्स ए सॉन्ग ये प्रेडिकेट होगा। अब सी होगा वह, तो वह एक गीत गाती है। अब एक और हमने जो परिभाषा में पढ़ा था वो पढ़ा था कि जिसके विषय में कुछ कहा जाए। तो यहाँ पर किसके विषय में कहा गया है? यहाँ पर कहा गया है सी के बारे में। सी सिंग्स ए सॉन्ग, वह एक गीत गाती है। अब एक हमने पढ़ा था कि अगर हम वर्ब में कौन क्वेश्चन करें तो हमें आंसर मिल जाता है। तो अगर मैं क्वेश्चन करूँ कौन गीत गाता है तो हमारा जो आंसर होगा वह गीत गाती है। तो तब भी हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो सी ही होगा। उसी तरीके से हम और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अलग अलग निकाल सकते हैं। जैसे कि वर्ब के थ्रू हम निकाले तो वर्ब है इज से शुरुआत है तो बाद का सारा प्रेडिकेट होगा और उससे पहला क्या आया? उससे पहला आया ही, तो ये ही सब्जेक्ट होगा। इसी तरीके से यहाँ पर अगर हम उसके बेस पर निकाले कौन के, तो शिल्पा रीड्स इंग्लिश, कि इंग्लिश कौन पढ़ता है? तो इंग्लिश कौन पढ़ता है? यहाँ पर शिल्पा। जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो शिल्पा हो जाएगा। आप एक बात बस ध्यान रख करके चलिए कि जहाँ पर भी वर्ब होती है, वर्ब से शुरुआत होती है प्रेडिकेट की और उससे पहला जो सारा बच जाता है वो होता है सब्जेक्ट। अगर आप ये ध्यान रखेंगे तो कभी भी आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अलग अलग फाइंड करने में गलती नहीं करेंगे। चलिए टेबल 2 समझते हैं। तो टेबल 2 में अब सब्जेक्ट के पार्ट्स हैं। हमने यहाँ पर सेंटेंस के दो पार्ट किए, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के भी अलग अलग पार्ट्स होंगे। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट के पार्ट समझते हैं। तो सब्जेक्ट के जो यहाँ पर भाग होंगे, एक होगा क्वालिफायर और एक होगा हेडवर्ड। क्वालिफायर क्या होगा और हेडवर्ड क्या होगा? हेडवर्ड होगा जिसके बारे में कहा जाए, जो सबसे मेन होगा, जिसके बिना सेंटेंस पूरा नहीं होगा। तो किसके बारे में कहा गया है? यहाँ पर गर्ल के बारे में। एक गर्ल सिंग्स ए सॉन्ग, एक लड़की एक गीत गाती है। तो यहाँ पर जो सबसे मेन है वो क्या है? वो गर्ल है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आप निकाल लेंगे क्योंकि सिंग्स क्या है? एक वर्ब है, तो वर्ब के बाद का यानी वर्ब सहित वर्ब के बाद का भी सारा का सारा प्रेडिकेट होगा और उससे जो पहला है वो क्या होगा? वो सब्जेक्ट होगा। तो सिंग्स यहाँ पर वर्ब है, सिंग्स भी और सिंग्स के बाद का जो बचा वो भी सारा का सारा प्रेडिकेट होगा और सिंग्स से जो पहला बचा क्या बचा? ए बचा और गर्ल बचा, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट होगा। अब क्योंकि हमारे पास यहाँ पर दो वर्ड बने, अब दो में एक क्या होगा? एक क्वालिफायर हो जाएगा सबसे शुरू का और जो बीच का होगा जिसके बारे में बात की गई है वो हेडवर्ड हो जाएगा। उसी तरीके से जो द है ये क्वालिफायर होगा और जो हेडवर्ड है वो क्या होगा? सन होगा, क्योंकि द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य जो है वो पूरब में निकलता है। तो मेन किसके बारे में बात की गई है? मेन यहाँ पर बात की गई है सन के बारे में। तो सन हेडवर्ड होगा और जो द है वो क्वालिफायर होगा और जो बाद का बचा हुआ है वर्ब के बाद का, वर्ब सहित यहाँ पर वो प्रेडिकेट हो जाएगा। और एग्जाम्पल लेते हैं, माई सिस्टर वेंट अवे, मेरी बहन चली गई। अब माई सिस्टर वेंट अवे तो किसके बारे में बात की गई है? मेन बात की गई है सिस्टर के बारे में। कौन चली गई? सिस्टर चली गई। तो यहाँ पर जो सिस्टर होगा वो हेडवर्ड होगा, इससे पहला जो बचा ये क्या होगा? ये क्वालिफायर होगा और जो वर्ब के बाद का बचा, वर्ब सहित जो वर्ब के बाद का बचा वो क्या होगा? वो प्रेडिकेट होगा। मुझे पूरी उम्मीद है आपको सब्जेक्ट के और प्रेडिकेट के अलग अलग पार्ट समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि फिलहाल हम जिनके बारे में बात कर रहे हैं वो है सब्जेक्ट के पार्ट्स। अब धीरे धीरे पहले हम सब्जेक्ट के पार्ट सीखेंगे कौन कौन से होते हैं,
फिर हम प्रेडिकेट के पार्ट्स भी सीखेंगे। तो सब्जेक्ट में अभी तक हमने क्या सीखा? हमने सीखा क्वालिफायर किसे कहते हैं और हेडवर्ड किसे कहते हैं। अब टेबल 3 में देखिए, टेबल 3 है, फिर से सब्जेक्ट के और पार्ट हो गए, क्योंकि एक था क्वालिफायर और एक क्या था? हेडवर्ड। 2 पार्ट हमने पढ़े थे। अब फिर से क्वालिफायर के 2 पार्ट हो जाएंगे, एक होगा डिटरमाइनर और एक होगा एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव आप जानते हैं, जो विशेषता बताए, जिससे किसी के विशेषता का पता लगे, जैसे कि उसके गुण दोष इस तरीके से हमें पता लगे, तो वो होते हैं एडजेक्टिव। डिटरमाइनर आप जानते हैं, ए होता है, दा होता है, सम, इस तरीके से, क्योंकि ऊपर टेबल में पढ़ चुके हैं। डिटरमाइनर में क्या क्या आता है? क्वालिफायर में था ये पूरा, क्या क्या था? ए, दा और माई। तो इस तरीके से जो था सारा क्वालिफायर में था। और हमने जो पार्ट्स किए किसके किए? हमने पार्ट्स किए क्वालिफायर के। तो क्वालिफायर के जो भाग किए, जो पार्ट्स किए, एक था डिटरमाइनर यहाँ पर और एक है एडजेक्टिव। तो डिटरमाइनर में ए आएगा, एडजेक्टिव होगा ब्यूटीफुल, क्योंकि ब्यूटीफुल से क्या पता लगा? ब्यूटीफुल से इसके गुण का पता लगा। ए ब्यूटीफुल गर्ल डांस्ड, एक सुंदर लड़की ने नृत्य किया। तो यहाँ पर जो गुण पता लगा वो है ब्यूटीफुल। हेडवर्ड जिसके बारे में बात की गई है, जो सबसे मेन है, वो है गर्ल। और जो वर्ब है, यहाँ पर वर्ब डांस बची, तो डांस यहाँ पर क्या होगा? प्रेडिकेट हो जाएगा। अब अगला है द ब्लैक बर्ड फ्ली अवे, कि काला जो पक्षी है या काली जो चिड़िया है वो उड़कर दूर चली गई। तो यहाँ पर ब्लैक क्या होगा? ब्लैक एडजेक्टिव होगा, ब्लैक मतलब काला, तो काला यहाँ पर क्या बता रहा है? विशेषता को। द यहाँ पर डिटरमाइनर हो जाएगा, और जिसके बारे में मेन बात की गई है वो कौन है? वो है एक बर्ड। तो बर्ड यहाँ पर हेडवर्ड होगा, और बाकी जो बचा वर्ब के बाद का वो क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट। उसी तरीके से अगला देखिए, सम लिटिल चिल्ड्रन रैन अवे। तो सम लिटिल चिल्ड्रन मतलब सम यहाँ पर डिटरमाइनर होगा, लिटिल मतलब छोटे, तो छोटे तो यहाँ पर विशेषता बता रहे हैं, विशेषता बताते हैं छोटे बड़े, तो छोटे विशेषता वाला एक शब्द है, ये एडजेक्टिव होगा। हेडवर्ड जिसके बारे में मैंने बात की गई है वो कौन है? वो बच्चे हैं, कुछ छोटे बच्चे भागकर दूर चले गए। तो रैन यहाँ पर एक वर्ब है, भागना मतलब काम करना, दौड़ना, क्योंकि वर्ब क्या होती है? वर्ब होती है किसी काम का करना या होना, और दौड़ना क्या है? दौड़ना एक कार्य है, एक वर्ब है। तो वर्ब के बाद का सारा क्या होता है? वो प्रेडिकेट होता है। तो रैन अवे सारा प्रेडिकेट होगा, और इससे पहला क्या होगा? पूरा का पूरा सब्जेक्ट होगा। दोबारा देखिए, आपको इनको अपने माइंड में बिठाते हुए चलना है, अच्छे से याद करते हुए चलना है। सबसे शुरू में हमने क्या पढ़ा था? सबसे शुरू में हमने पढ़ा था सेंटेंस। सेंटेंस के बारे में हमने जाना था। सेंटेंस के बाद में हमने क्या जाना कि सेंटेंस के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो सेंटेंस के 2 पार्ट्स हैं, एक सब्जेक्ट होगा और एक प्रेडिकेट होगा। फिर हमने जाना सब्जेक्ट के कौन कौन से और पार्ट हैं। तो सब्जेक्ट के 2 पार्ट हुए, एक क्वालिफायर और एक हेडवर्ड। प्रेडिकेट ऐसा ही रहा। फिर से सब्जेक्ट के और पार्ट हुए, तो सब्जेक्ट के अब कितने पार्ट हो गए? 2 ही थे, क्वालिफायर और हेडवर्ड। फिर क्वालिफायर के और पार्ट हुए, एक डिटरमाइनर और एक एडजेक्टिव। हेडवर्ड ऐसा ही रहा और प्रेडिकेट भी ऐसा ही रहा। अब आगे देखते हैं। आगे है डिटरमाइनर के अंतर्गत निम्नलिखित शब्द आते हैं। क्योंकि आपको नहीं पता, एडजेक्टिव आप आसानी से छाट सकते हैं, जो विशेषता बताई वो एडजेक्टिव होगा। जो सबसे मेन है, जिसके बारे में बात की गई है, वो हेडवर्ड होगा। जो शुरू होता है वर्ब से वो प्रेडिकेट होगा। लेकिन बात आई डिटरमाइनर की, उसे आप कैसे पहचानेंगे? तो उसके लिए यहाँ पर देखिए, डिटरमाइनर के अंतर्गत निम्नलिखित शब्द आते हैं। तो कौन कौन से शब्द आएंगे? नंबर 1 है यहाँ पर आर्टिकल। आर्टिकल 3 होते हैं, ए, एन और द। तो ए, एन और द ये डिटरमाइनर में आएंगे। बी है यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब संकेतवाचक विशेषण, एडजेक्टिव होगा विशेषण, तो संकेतवाचक विशेषण जो संकेत करने में हमें प्रयोग करते हैं, जिनको हम संकेत करने में प्रयोग करते हैं, वे होंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो एक तो दिस होगा, दैट होगा, दीज होगा और दोज। जो डिटरमाइनर है उसमें आर्टिकल आ सकते हैं, जो 3 है, ए, एन और द। एडजेक्टिव आ सकते हैं, कौन से एडजेक्टिव? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जिसमें क्या है? दिस है, दैट है, दीज है और दोज है। तो यहाँ पर जो सी है पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव मतलब जो किसी भी चीज पर आपके अधिकार को बताए, ये बताए कि किसी भी चीज पर आपका अधिकार है, वे होंगे पजेसिव एडजेक्टिव। तो माई मतलब होगा मेरा, अवर हमारा, योवर तुम्हारा, हिज उसका, और हर भी क्या होगा? उसका, और देयर इट्स। तो इस तरीके से जो पजेसिव एडजेक्टिव होंगे
वे किस में जाएंगे, वे सभी भी डिटरमाइनर में चले जाएंगे। और यहाँ पर नंबर 4 है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब क्या होगा, मात्रा, और नंबर मतलब क्या होगा, संख्या। तो जो मात्रा और संख्या को बताने वाले एडजेक्टिव हैं वे सभी भी डिटरमाइनर में ही चले जाएंगे। तो इनमें क्या क्या है, इनमें है सम, ऑल, एनी, मैनी, वन, टू, मच, फ्यू और एवरी। तो यहाँ पर आपने अच्छे से समझ लिया डिटरमाइनर को हम मतलब किस किस भागों में बांट सकते हैं, कैसे हम निकाल सकते हैं कि डिटरमाइनर है क्या क्या। अगर आप इनको याद रखेंगे तो डिटरमाइनर को आप आसानी से पहचान लेंगे, आइडेंटिफाई कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है आपको जो हमने पढ़ा, सेंटेंस के जो पार्ट्स पढ़े, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, फिर हमने सब्जेक्ट के और पार्ट्स पढ़े, फिर हमने डिटरमाइनर के बारे में पढ़ा, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी बचती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।